एस जयशंकर का धमकी भरा जो ये बयान है ना, ध्रुव राठी की लास्ट वीडियो का मुझे ध्यान दिलाता है, जिसमें कहता है कि इनको बात करने का तरीका बदलना चाहिए, डिप्लोमेसी ऐसे नहीं चलती है। और ये कमेंट में जाके देखा तो कहा कि हमें एक नया फॉरेन मिनिस्टर चाहिए, भारत की फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल फेल्ड हो चुकी है। तो मैं सोचा कि एक बार और इस पर चर्चा की जाए, क्योंकि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पड़ोसी देशों के लिए एक बयान दिया और उन्होंने कहा कि जो हमारे साथ रहेगा वो फायदे में रहेगा, वरना उसको खामियाजा भुगतना होगा। ये निवेदनात्मक बात तो नहीं है, ये धमकी वाली बात है। सोचिए कि क्या यह कूटनीति की भाषा हो सकती है। अमेरिका पर हुए 9/11 के हमले के बाद जब अमेरिका ने अफगानिस्तान के खिलाफ हमले की तैयारी की थी ना, तो जॉर्ज बुश ने यह कहा था कि दुनिया के जो देश अमेरिका के साथ नहीं है वो आतंकवादियों के साथ है। तो सोचिए, उस वक्त तो हमला हुआ था तो दुनिया दो हिस्सों में बट गई थी। वैसे समय में भी जॉर्ज बुश के इस बयान को लेकर के आलोचना हुई थी, लेकिन अब ऐसा समय नहीं है। लेकिन भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि जो पड़ोसी देश भारत से मिलकर रहेंगे उनका फायदा होगा, और जो मिलकर के नहीं रहेंगे उनको कीमत चुकानी पड़ेगी। माननीय विदेश मंत्री जी, उनके हिसाब से तो सिर्फ एक पाकिस्तान है जो भारत के साथ नहीं है, क्योंकि वहां शासन सरकार थोड़ी ना कर रही है, वहां तो सेना के हाथों में शासन है। लेकिन समझ में मुझे यह नहीं आता है कि किस हिसाब से विदेश मंत्री बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, मालदीव, अफगानिस्तान, जो कि हमारे पड़ोसी मुल्क हैं, जो देश हैं, वो क्यों भारत के साथ इनको मान रहे हैं। ये सारे देश चीन से इन्फ्लुएंस्ड हैं, बस प्रपोर्शन में अंतर है। भारत विरोधी रुख अख्तियार कर रखा है। ईमानदारी के साथ कोई भी पड़ोसी देश भारत के साथ नहीं है। ध्यान रहे, विदेश मंत्री ने इसी किस्म का बयान यूरोपीय देशों के लिए भी दिया था। पहलगाम जब कांड हुआ था ना, उसके बाद उन्होंने कहा था कि भारत को साझेदार की आवश्यकता है, उपदेशक की नहीं। अब यह बात बिल्कुल अलग है कि दुनिया में कहीं भी युद्ध हो तो भारत भी सिर्फ उपदेश देता है। जैसे अभी प्रधानमंत्री ने ईरान के राष्ट्रपति से बातचीत में शांति और वार्ता का उपदेश दिया था। एस जयशंकर की और एक बात को लेकर के बड़ी चिंता होती है कि क्या इस तरह से हमारे देश की कूटनीति चलेगी। एग्रेसिव होने का मतलब ये नहीं है कि आप शब्दों का चयन भी थोड़ा सा भूल जाएं। एस जयशंकर जी पाकिस्तान को आप चेतावनी तो दे रहे हैं, लेकिन जब एक खबर आती है कि पाकिस्तान में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के परिवार का क्रिप्टो कारोबार अब पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर संभालेंगे, यह जिम्मेदारी उन्हें व्हाइट हाउस में ट्रंप के साथ हुई मुलाकात के दौरान सौंपी गई है, जिसे डिनर डिप्लोमेसी के तहत क्रिप्टो डील को अंतिम रूप देने के लिए आयोजित किया गया था। जब यह खबर सामने आती है तो इसके आने के बाद हम क्या अगला ऑपरेशन सिंदूर कर पाएंगे? क्या हालात वैसे रहेंगे जैसे अब हैं? बदल जाएंगे, पलट जाएंगे? लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं कि हम पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ चुके हैं? खैर, इस खबर की मैं डिटेल आपको देता हूं कि पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल ने ट्रंप परिवार के प्रभुत्व वाली वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल WLF के साथ 17,000 करोड़ रुपए के क्रिप्टो कारोबार के लिए करार किया है, एग्रीमेंट किया है। WLF में ट्रंप परिवार की 60% से ज्यादा हिस्सेदारी है। अच्छा, कौन कौन है, क्या क्या है, यह भी मैं आपको बता दूं। डोनाल्ड ट्रंप जूनियर, यह है ट्रंप के बड़े बेटे, और WF में 25% हिस्सेदारी रखते हैं। वे पाकिस्तान में क्रिप्टो कारोबार का नेतृत्व करेंगे। ट्रंप परिवार के दूसरे सदस्य हैं एरिक ट्रंप, ये ट्रंप के दूसरे नंबर के बेटे हैं, और WLF में 15% हिस्सेदारी के साथ पाकिस्तान में क्रिप्टो कारोबार की नियमित निगरानी करेंगे। तीसरे हैं जेरेड कुशनर, ट्रंप की बेटी इवांका के पति हैं, जो कि एक बिजनेसमैन हैं, व्यवसायी हैं और निवेशक हैं, इन्वेस्टर हैं। वे अमेरिका से निवेश को पाकिस्तान में हस्तांतरित करेंगे। ट्रंप के सलाहकार जाकरी विटकॉफ के जो बेटे हैं स्टीव, जो WLF से जुड़े हुए हैं, हाल ही में इस्लामाबाद में मुनीर और PM शहबाज शरीफ से वो मिले थे। शरीफ परिवार की भी इसमें हिस्सेदारी होगी, जैसे इसमें सलमान शरीफ, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के बेटे और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के एक बड़े उद्योगपति हैं। वे पाकिस्तान में सोलर पैनल के सबसे बड़े आयातक भी हैं। हुसैन नवाज, पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के सबसे छोटे बेटे हैं और सलमान के लाहौर स्थित क्रिप्टो ऑफिस में पार्टनर हैं। हुसैन UAE और ब्रिटेन से डिजिटल फाइनेंस और अंतरराष्ट्रीय टोकन ऑपरेशन का काम देखेंगे। ट्रंप की जो योजना है, ट्रंप परिवार अगले 2 वर्षों में पाकिस्तान में क्रिप्टो बिजनेस को दोगुना करके 34,000 करोड़ रुपए करने की पूरी तैयारी में लग चुका है। अब आपके मन में सवाल होगा कि मुनीर को ही क्यों चुना, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले उनको फील्ड मार्शल बना दिया गया है, एक बहुत बड़ा पद होता है। तो मुनीर को क्यों चुना, सवाल स्वाभाविक तौर पे आपके दिमाग में आएगा। देखिए, पाकिस्तानी सेना का अनुमानित 2.25 लाख करोड़ रुपए का एक बड़ा व्यवसाय है। फौजी फाउंडेशन, आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट और डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी जैसे संगठन सीमेंट होगी, ऊर्जा होगी, रियल एस्टेट हो गया, उर्वरक और अन्य क्षेत्रों में व्यापार करते हैं। अब आर्मी चीफ मुनीर इस सेना के व्यवसाय की आय का कुछ हिस्सा क्रिप्टो करेंसी में भी लगा सकते हैं। यह डील ऑपरेशन सिंदूर के बाद मुनीर द्वारा संघर्ष विराम
नीलाम करने के लिए ट्रंप की ओर से एक इनाम भी समझी जा सकती है। पाकिस्तानी मूल के अमेरिकी व्यवसायी साजिद तरार, जो कि रिपब्लिकन पार्टी से जुड़े हुए हैं और मैक्सिमस इन्वेस्टमेंट ग्रुप चलाते हैं, उन्होंने ट्रंप मुनीर डील कराने में और मुनीर को डिनर का निमंत्रण दिलवाने में एक अहम भूमिका निभाई है। अब क्रिप्टो के लिए पाकिस्तान की नीतियां हैं वो भी बदलेंगी स्वाभाविक तौर पर। पाकिस्तान सरकार ने क्रिप्टो कारोबार के अनुकूल नीतियां बनाना शुरू कर दिया है। स्वाभाविक तौर पर इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं जाने देंगे, तो आपकी नीतियां भी उसी तरह से होनी चाहिए, जिसका काम पाकिस्तान शुरू कर चुका है। प्रधानमंत्री शहबाज के क्रिप्टो सलाहकार बिलाल ने एक कॉन्फ्रेंस में बताया कि पाकिस्तान क्रिप्टो करेंसी वॉलेट और बिटकॉइन माइनिंग का प्लान बना चुका है, जिसे बहुत ही जल्द लागू कर दिया जाएगा। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड को भी क्रिप्टो से संबंधित नए कानून बनाने के लिए दिशा निर्देश तैयार करने के निर्देश दिए जा चुके हैं। सरकार ने बिटकॉइन माइनिंग फर्मों और एआई डेटा सेंटरों के लिए 2000 मेगावाट की अतिरिक्त बिजली आपूर्ति की भी मंजूरी दे दी है। पॉलिसीज लगातार बनती जा रही है, बनाई जा रही हैं और रोड मैप बिल्कुल तैयार किया जा चुका है। जब एक खबर मार्केट के अंदर आती है तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे तरह की बातें करी। जानकारों का यहां तक मानना है कि पाकिस्तान, जो कि आतंकी फंडिंग के कारण फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की निगरानी की सूची में है, क्रिप्टो करेंसी का उपयोग कर आतंकी फंडिंग के लिए FATF के निगरानी तंत्र को चकमा दे सकता है। ब्लॉकचेन की जटिलता, लेन देन को ट्रैक करना बहुत मुश्किल हो जाता है, जिससे अवैध आतंकी फंडिंग को छिपाया जा सकता है। ये चिंता जग जाहिर कर दी गई है। ट्रंप का सिंपल सा प्लान है पाकिस्तान को दक्षिण एशिया की क्रिप्टो राजधानी बनाना। चैन एनालिसिस रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक क्रिप्टो अपनाने में पाकिस्तान 9वें नंबर पर है और पिछले 3 सालों में यहां क्रिप्टो कारोबार 2 गुना हो चुका है। पाकिस्तान के लगभग 24.5 करोड़ की आबादी में लगभग 2.75 करोड़ लोग क्रिप्टो उपयोग करता है, जो दक्षिण एशिया में सबसे अधिक है। इसका एक बड़ा जो कारण है वहां की ब्लॉक इकोनॉमी यानी काला धन अर्थव्यवस्था मानी जा रही है। हालांकि पाकिस्तान GDP में 46वें और प्रति व्यक्ति आय में 155वें नंबर पर है। ये बात है। तो यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि अब क्या आपको लगता नहीं कि पाकिस्तान की तरफ से अगर तो साहस किया जाएगा, क्या भारत पलट करके दोबारा से पुनः ऑपरेशन सिंदूर की स्थिति बना पाएगा? ये बस सोचने वाली बात है। भारत अलग थलग नहीं पड़ गया है। ध्रुव राठी का यह कहना कि एस जयशंकर के अपने एटीट्यूड में बदलाव लाना चाहिए, एक नया फॉरेन मिनिस्टर जो कि कमेंट सेक्शन में भरे हुए हैं, वो जो कहा जा रहा है, तो क्या इसकी तरफ चिंतन करना चाहिए? सिर्फ एक मकसद था इस वीडियो को बनाने का और कोई दूसरा मकसद नहीं था। जो धमकी भरे लहजे में एस जयशंकर जब कहते हैं तो मुझे लगा कि शायद डिप्लोमेसी की क्लास में इसका एग्जाम्पल देना चाहिए। और जितने बहुत बड़े जो जियोपॉलिटिक्स को कवर करते हैं, मुझे कोई आर्टिकल अगर आप बता सकें कि एस जयशंकर पर किसी ने कुछ लिखा हो और इस एग्रेसिव शब्दावली को बिल्कुल ठीक माना हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं पढ़ने का बड़ा इच्छुक हूँ, लेकिन मुझे व्यक्तिगत तौर पे नहीं मिला। एस जयशंकर का एटीट्यूड कैसा है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए, या फिर ठीक चल रहा है, बस इतना बता दीजिए। इस वीडियो को 3 व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम। स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड। सत्यमेव जयते। नमस्कार।